गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10th एसएसटी का, वो चल रहा है केंद्र सरकार, जिसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे कार्यपालिका के जो दो प्रकार की होती है अपनी, वास्तविक और नाममात्र की। वास्तविक जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं संघ में, वो होते हैं नाममात्र के तो राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो आज जो हमारा बिंदु है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के ऊपर। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन सी पद्धति से किया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। कौन सी पद्धति के अनुसार होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। ध्यान रखना, कौन से अनुच्छेद के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 55 के अनुसार इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जैसे किसी प्रतिनिधि का अपन निर्वाचन करते हैं तो उसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है संसद और राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो सदन है कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं, कौन से, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर आगे बात आती है कि जो राज्य है, राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके साथ जो अपने संघीय क्षेत्र है, जो अपने संघीय क्षेत्र है उनकी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद, राज्यों की विधानसभाएं और जो संघीय क्षेत्र है अपने, उनके जो प्रमुख बात आती है विधानसभाओं के सदस्य, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक विशेष बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में चाहे संसद का जो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि कौन से सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे बात आती है कि जो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसमें प्रमुख रूप से किसको सम्मिलित किया गया है, संसद को, राज्य विधानसभाओं को और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं को सम्मिलित किया गया है। इनका जो सम्मिलित रूप है उससे राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत एकल संक्रमणीय, कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मत प्राप्त होते हैं उसके तहत कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, कौन से तरीके को अपनाया गया है। तो ध्यान रखना, इसमें बात आती है, पहले बात ध्यान रखना, चुनाव में जो मतदान होते हैं वो कौन से तरीके से होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत डाले जाते हैं वो कौन सी पद्धति होती है, तो ध्यान रखना, गुप्त मतपत्र के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त मतपत्र के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाले जाते हैं। अब बात आती है न्यूनतम कोटा की। क्या बात आती है? न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे की अगर सामान्य अगर बात करें तो क्या होती है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितने वोट मिलने आवश्यक है या फिर कितने प्रतिशत वोट है वो मिलने आवश्यक है, उसको न्यूनतम कोटे में सम्मिलित किया गया। तो हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। निर्वाचित घोषित होने के लिए कुल डाले गए वेद मतों के 50% से अधिक मत करना आवश्यक है।
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है वो कब घोषित किया जाएगा? तब उसको जो कुल मत डाले गए हैं उसमें मतों में से 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है, और जिसको 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं उम्मीदवार को, प्रतिनिधि को, वो राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया जाता है। यानी न्यूनतम कोटे की बात आई तो ध्यान रखना, कुल डाले गए वैध मतों में से 50% से अधिक मत प्राप्त करना किसके अंतर्गत आता है? न्यूनतम कोटे के अंतर्गत आता है। और अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटा है वो विशेष मायने रखता है, विशेष महत्व रखता है। अब बात आती है कि जो न्यूनतम कोटा है जिसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसका सूत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना कि न्यूनतम कोटे को हम सूत्र के माध्यम से अगर परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात आएगी न्यूनतम कोटा। क्या बात आएगी? सबसे पहले न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या, यानी कितने मत है वो कुल डाले गए हैं, यहां कुल मतों की बात है, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, कितने प्रतिनिधि है वो निर्वाचित हो रहे हैं, +1। एक बार वापस इसको समझने का प्रयास करते हैं। न्यूनतम कोटे का सूत्र है वो क्या है? न्यूनतम कोटा बराबर है दिए गए वैध मतों की संख्या, यानी कुल वोट कितने डाले गए हैं बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। ये ध्यान रखना है, ये अपने न्यूनतम कोटा है राष्ट्रपति का, उसका सूत्र होता है। अब बात आती है कि प्रत्याशियों को मिले पहली वरीयता के मतों की गणना। सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने उम्मीदवार है या कितने प्रतिनिधि हैं वो चुनाव में खड़े हुए हैं। उसके बाद में बात आती है कि प्रत्याशियों को जो वोट मिले हैं वो उनके वरीयता की मतों की गणना करना, यानी किसको कितने मत मिले, किसको सबसे अधिक मिले, किसको सबसे कम मत मिले। अब इसमें महत्वपूर्ण बात आती है अपने न्यूनतम कोटा की। न्यूनतम कोटा मिलने पर विजय घोषित है। जिस उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा है यानी कुल डाले गए वैध मतों से 50% से अधिक मत प्राप्त हो गए हैं, वो है, उस उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया, और जिसको न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया वह विजय घोषित हो जाता है। आगे बात आती है न्यूनतम कोटा न मिलने पर न्यूनतम वोट वाले को बाहर किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी उम्मीदवार को, किसी प्रतिनिधि को जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ था, उनमें से किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जिस उम्मीदवार के सबसे कम वोट है, ध्यान रखना, जिस उम्मीदवार, जिस प्रतिनिधि के सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उन वोटों का विभाजन कर दिया जाएगा। जैसे इसमें बताया गया है कि न्यूनतम कोटा न मिलने पर न्यूनतम वोट वाले को बाहर कर दिया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उसको इस निर्वाचन से बाहर कर दिया जाता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन उसको जो वोट प्राप्त हुए हैं उनको अलग नहीं किया जाता। उनका क्या होगा इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। बाहर किए गए व्यक्ति के वोटों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। हमने बात की ना, सिर्फ व्यक्ति को यानी उस उम्मीदवार को बाहर किया जाता है जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, लेकिन उसके वोटों को अलग नहीं किया जाता। अब बात है तो उसके वोटों का होता क्या है? तो ध्यान रखना कि उसके वोटों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी जो अन्य उम्मीदवार जो बचे हुए हैं, एक व्यक्ति बाहर हो गया, अन्य जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उनको जो वोट सबसे कम जिस व्यक्ति को प्राप्त हुए थे उम्मीदवार के रूप में, उसके वोट अन्य व्यक्ति जो बचे हुए हैं उसको स्थानांतरित कर दिया जाते हैं, यानी उसके मत का विभाजन है अन्य व्यक्तियों में कर दिया जाता है। ये क्रम तब तक चलता है जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। अब बात आती है कि भाई ऐसे तो कब तक ये क्रम चलेगा, कब तक क्रम चलेगा? तो ध्यान रखना, ये क्रम उस समय तक चलेगा जब तक किसी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। यानी चाहे उम्मीदवार के रूप में 4 व्यक्ति खड़े हो चाहे 5 व्यक्ति खड़े हो, ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाए। और जब न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। अब तो ये तो थी इसी बेसिक की बात।
अब एक हम स्पष्ट उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मैदान में, यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कितने व्यक्ति है वो चुनाव में खड़े हुए थे। तो सबसे पहले बात आती है कि उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं कि 4 व्यक्ति है वो उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे बात आती है कि प्रथम गणना में मत प्राप्त हुए, यानी जब प्रथम बार प्रारंभ में जब गणना की गई तो कौन से उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो हमने इसमें क्या किया कि जो 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं चुनाव में, उनको कै, ख, ग और घ, इन 4 नाम दिए गए हैं। कौन से नाम दिए गए हैं? कै, ख, ग और घ। अब बात आती है कै को कितने मत मिले। तो कै को जो मत मिले वो मिले 30,000। कितने मत मिले? 30,000। ख को कितने मत मिले? 20,000। ग को कितने मत मिले? 40,000। और घ को कितने मत मिले? 50,000। यानी किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे पहले बात ये आ रही है किस व्यक्ति को कितने कितने मत मिले। आगे चलते हैं। कुल मत भार, यानी कुल मत जो डाले गए हैं उन मतों की संख्या कितनी है। यानी यहां तो हमने सबकी अलग अलग गणना की कि इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, लेकिन कुल मत है वो कितने डाले गए हैं। तो कुल मत जो डाले गए वो है 1,40,000। कुल मत कितने डाले गए? 1,40,000 कुल मत डाले गए। और निर्वाचित होने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूनतम कोटा। निर्वाचित होने के लिए क्या चाहिए? निर्वाचित कोटा चाहिए, जिसमें कहा गया है 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है तो ही उसे विजय घोषित किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि इसको हम सूत्र के माध्यम से समझना प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि 1,40,000 बट्टे 1 + 1, 40,000 1,40,000 बट्टे 1 + 1 बराबर +1 बराबर 70,000 + 1 बराबर 70,001। यानी कुल थे मत 1,40,000 रुपए और हमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना है। तो हमने उसको क्या किया? 1 + 1 में भाग दिया तो उसके आगे हो गए 70,000। कितने हुए? 70,000। आगे हमने सूत्र में बात की +1 की। 70,000 + 1 कितने हो गए? 70,001। यानी जिस उम्मीदवार को 70,000 से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया जाएगा। अब आगे बात आती है कि प्रथम गणना में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम जो गणना की गई थी उसमें किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी प्रतिनिधि को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। कै को मिले 30,000, ख को मिले 20,000, ग को मिले 40,000 और घ को मिले 50,000। यानी किसी को भी 70,000 प्लस वोट नहीं मिले हैं। आगे बात आती है कि हमने द्वितीय चरण में क्या किया कि जो सबसे कम वोट है, सबसे वोट कम किसके थे? ख के। कितने वोट थे? 20,000। हमने 20,000 वोटों को स्थानांतरित कर दिया, यानी उनका विभाजन कर दिया क, ग और घ में। किस प्रकार किया? तो द्वितीय चरण में हमने क को दिए, क को अपने कितने वोट दिए? 50,000। ग को कितने मिले? 10,000 और घ को कितने मिले? 5,000। तो ध्यान रखना, क को कितने वोट मिले? 5,000, ग को कितने मिले? 10,000 और घ को कितने मिले? 5,000। इस प्रकार क्या है कि इनको जो वोट मिले वो हमने ख के विभाजन कर दिया। अब हम उनका जोड़ते हैं तो भी किसी को क्या न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता। तो आगे बात आती है कि क के हमने मत जोड़े। अब पहले वाले मत जो 30,000 थे और 5,000 मिले वो कितने हो गए? 35,000। ग के पहले मत कितने थे? ग के पहले मत थे 40,000। 10,000 उसको विभाजन मिल गया तो कितने हो गए? 50,000। घ के पहले मत कितने थे? 50,000 और उसको 5,000 मिल गया कितने हो गए? 55,000। लेकिन अभी भी किसी को भी न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम आगे चलते हैं तृतीय चरण में। तृतीय चरण में क के मतों का विभाजन करेंगे, क्योंकि क के मत ग और घ दोनों से कम है, इसलिए हम क के मतों का विभाजन कर देंगे। तो बात आती है घ के जो मत है वो कितने अपने पास में? 50,000 अब तक हो चुके हैं और हमने क्या किया कि क के मतों का विभाजन कर दिया। तो क के मतों में से ग को कितने मिले? 19,050 मत। कितने मिले? 19,050। इनको जोड़ा तो कितने हुए? 69,050। कितने हुए?
69,050 मत गय के हुए, यानी उसको बहुमत नहीं मिला है। बात आती है घय के, घय को कितने मत अपने अब तक हो चुके हैं 55,000, और कय के कितने मत इसको मिले 15,950। जब 55,000 है और 15,950 को हमने जोड़ा तो मत हो गए घय के 70,950। कितने हो गए 70,950। अब 70,950 यानी हमारा आंकड़ा क्या था न्यूनतम कोटे का, आधे मत। 70,000 प्लस मत प्राप्त होते ही व्यक्ति को विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो इस आधार पे जो चुनाव जीतता है राष्ट्रपति का वो कौन जीतेगा, घय जीतेगा, और घय को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया है, इसको घय, इसलिए घय को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। घय है वो राष्ट्रपति बनता है।